प्यारे साथियों, अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा में शिद्दत के साथ लगे हुए खास करके उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता बंधु इस पेपर को यूट्यूब पे जो जा रहा है जो सबके लिए अवेलेबल है, चाहे कोई टीजीटी की तैयारी कर रहा हो, पीजीटी की तैयारी कर रहा हो या किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा हो, लेकिन खास करके ये टारगेटेड है अभियोजन अधिकारी की जस्ट जो मुख्य परीक्षा है 4-5 दिसंबर को, उसके तत्वावधान को ध्यान में रखकर। तो हम कल स्वर पे बात कर चुके थे, भाषा के, हिंदी भाषा के उद्भव और उसके व्यवस्था के संदर्भ में पद व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था, इस पर हमारी कल चर्चा पूरी हो गई थी। स्वर पे हम चर्चा कर चुके थे। आज हमारी चर्चा दो बिंदुओं पर है। एक तो जो हम कुछ पढ़ा रहे हैं, एक भी शब्द, एक भी माइक्रो सेकेंड इतर नहीं होना चाहिए जो सिलेबस कहता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हमारे अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए जो 100 नंबर का सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या क्या है। खास करके हमारे वो बंधु जो इंग्लिश मीडियम से अच्छा अंक लेके मेंस देने जा रहे हैं और हिंदी का उनको आता पता नहीं है, वो बिल्कुल उनके लिए नया है। उनको फोकस करके मैं ये बातें एक बार गौर करा रहा हूँ। ऐसे आप अपना एक टॉपिक तैयार करें। ये मेरा पूरा चार्ट स्क्रीनशॉट लेकर के आप सेव भी कर सकते हैं और उसे उस अकॉर्डिंग ये सिलेबस भी नोट कर सकते हैं हिंदी का। ध्यान देखें, निबंध 1000 शब्दों में आएगा, वो 25 नंबर का होगा। गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे जिसमें पहला भावार्थ होगा, रेखांकित शब्दों की व्याख्या पूछी जाएगी और शीर्षक पूछा जाएगा। ये तीनों मिलाकर 10 नंबर का होगा। पर्यायवाची 5 नंबर का, शब्दार्थ जो होगा 10 नंबर का, विलोम शब्द 5 नंबर के, वर्तनी की शुद्धि 5 नंबर की और तत्सम तद्भव 5 नंबर का, वाक्यांश के लिए एक शब्द 5 नंबर का, वाक्य शुद्धि 5 नंबर की, मुहावरे एवं लोकोक्तियां 10 नंबर के, विचार एवं लेख 5 नंबर के और पत्र लेखन 10 नंबर के। ठीक है, तो ये जो पूरा सिलेबस है ये 10 प्रखंड में है और इसको पूरा कवर करने के बाद ही आप अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में आप बेहतर नंबर पा सकते हैं। हम एक वीडियो में इस बात की चर्चा किए थे कि बिंदु से सिंधु का क्या मतलब है। यही कि एक एक नंबर के लिए आप प्रयास करें। जैसे जब आपको पता चल गया इससे कि इसमें 12 टॉपिक है, तो आपका 12 टॉपिक पे पर्सनल नोट्स होना चाहिए, किसी दूसरे किताब पर मात्र आश्रित नहीं। आपका जैसे निबंध है तो 10 कम से कम अपने हाथ का लिखा हुआ, गद्यांश पे आधारित जो सवाल हैं उसमें भावार्थ पे कम से कम 15 भावार्थ खुद से लिखे हुए, रेखांकित शब्दों की व्याख्या के लिए 20 रेखांकित शब्दों की व्याख्या स्वयं के लिए। ऐसे इमेजिन करें, क्या आप इतना शिद्दत से कभी हिंदी पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ें और इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। ये आपका बिहार नहीं है कि क्वालिफाइंग है, केवल कुछ भी लिख के चले आएंगे। यहाँ एक एक नंबर की लड़ाई होती है मुख्य परीक्षा में। तो ये सिलेबस को कम से कम 10 बार जुबानी आ जाना चाहिए और हर टॉपिक पर तद्भव तत्सम पर खुद का कम से कम 500 शब्द, मिनिमम 500 शब्द आपकी क्लियर होने चाहिए, किसका शुद्ध क्या होता है। ये सब स्मृति बोध पर आधारित है। लेकिन ये जो व्याकरणात्मक कल से शुरू हुआ है क्लास, उसका मूल चीज ध्यान देना। इसमें टॉपिक नंबर 6 वर्तनी शुद्धि 5 नंबर और टॉपिक नंबर 8 9 वाक्य शुद्धि 5 नंबर। ये पूरा व्याकरण जो पढ़ने को आपको दिया जा रहा है, कहने को तो इस टॉपिक से केवल टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 9 ही है, लेकिन जरा सोचें, अगर आपको सेंटेंस और वर्तनी में क्लियरेंस नहीं है, अशुद्धि करके चलते हैं, तो क्या निबंध में आप अच्छा अंक पा सकते हैं? क्या इस टॉपिक पर विचार के लिए एक जो लेख लिखना है, ये कोई इतिहास का वो उत्तर नहीं होगा, ये हिंदी का उत्तर होगा और हिंदी के नज़रिए से आपका ये लेख चेक किया जाएगा। सांस्कृतिक, आर्थिक या सामाजिक लेख में आपने क्या लिखा है वो बाद में मायने रखेगा।
हिंदी की व्याकरणात्मक शुद्धि कितनी है इसमें आपके परखा जाएगा, और पत्र लेखन में भी आप कितना सतर्क हैं शुद्ध वर्तनी से। तो कहने का मतलब कि ये जो टॉपिक नंबर 6 है वर्तनी शुद्धि, और टॉपिक नंबर 9 है वाक्य शुद्धि, ये 6 और 9 टॉपिक संपूर्ण टॉपिक पर फैले हुए हैं। चाहे वो यस से लिखने हुआ 25 नंबर का, इसी का तो प्रयोग करेंगे। अगर ये दोनों फेल कर गया तो कुछ भी लिख के आइए, सारे टॉपिक रट लीजिए, नहीं सेलेक्ट होंगे, उच्चतम अंक तो नहीं पाएंगे। तो इन दोनों को समझने के लिए ये पूरा व्याकरण समझना जरूरी है। ये बेसिक नहीं है, अनिवार्य है। बेसिक कह के हल्के मत लेना। और अगर कोई साथी बंधु या कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि अब काखा गागा पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये त्रुटि नहीं पता है और हमेशा हिंदी को बगैर व्याकरण के ही ट्रीट करते आए हैं, तो आपके भेजे में वो वास्तविकता की समझ कभी नहीं आएगी, चाहे कितनों तद्भुत रट लें, कितनों मुहावरा रट लें। लेकिन यहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा नंबर पाने और सबसे ज़्यादा नंबर खोने की गुंजाइश होती है, ऐसे और पत्र लेखन में आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। इसी के लिए जरूरी है कि ये व्याकरणात्मक चीज़ों को गहराई से समझें। हमने इस क्लास के 12वें पॉइंट के लिए ये जो केंद्रित कर रखा है कल से क्लास, उसका मूल वाक्य विश्लेषण है। इसको इंग्लिश में सेंटेक्स कहते हैं। जनरली वाक्य साधारण होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। संश्लिष्ट वाक्य, कंपाउंड, अंग्रेजी के बच्चे हैं, अंग्रेजी के बच्चों को फोकस ये मैं आज का वीडियो बोल भी रहा हूँ तो वो इससे कंपेयर करके चीज़ों को समझ सकेंगे। शुद्ध हिंदी अगर उनको समझ में नहीं आती तो। फिर मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स, जटिल वाक्य। ये मिश्रित वाक्य भी आप कैसे कवर करना है, जटिल वाक्य में क्या क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो आता है उसको ऐड करेंगे। अब फिर देखें, स्वर के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ाई की थी। स्वर के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ाई की थी। आज हम व्यंजन शुरू कर रहे हैं। व्यंजन का डिफिनीशन ध्यान से देखना। एक एक शब्द, मैं कल कहा था कि सीआरपीसी एविडेंस की बेयर एक्ट में जो चीजें आप पढ़ते हैं, जैसे शब्द पे आप टिकते हैं, वैसे हिंदी के इस डिफिनीशन में टिकें। अब मैं ध्यान दिला रहा हूं आपका, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण सदा स्वर की सहायता से होता है। एक सांकेतिक परिभाषा आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन आप ये समझें कि जो का ये व्यंजन है, इसमें आ ये छिपा है। ये पा जो व्यंजन है उसमें ये आ छुपा है। ठीक, ये आ छुपा है। ये का केवल का नहीं है, क कह देंगे तो हलंत लगा हुआ है। यानी जो जनरली का है उसमें का हलंत वाला और आ ये स्वर छिपा है। ठीक है, तब वो पूरा का है। ऐसे प पूरा, प आधा हलंत और आ मिला के है। तो ये समझाने का मतलब, जिस वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह, जैसे आप क कह रहे हैं, रुककर या घर्षण के साथ आता है, तो वो व्यंजन कहलाता है। ठीक है, व्यंजन के भेद को हम इतने सेगमेंट में बांटेंगे। कैसे किया जाता है? एक स्पर्श के माध्यम से, एक अंतस्थ के माध्यम से, एक उष्म के माध्यम से, एक आगत के माध्यम से, एक संयुक्त के माध्यम से। ये क्या है? सब मुंह के अंदर जो जुबान से जुबान निकालते हैं उसके ही प्रयोग हैं। स्पर्श का वर्ग से पा वर्ग, इसमें कुल 27 शब्द हैं हिंदी के। जैसे आपने का कहा तो का करने से आपकी जीभ कहीं टच कर रही है, स्पर्श। खा कहा, उसमें भी जीभ का जो स्पर्श है वो स्पर्शगत व्यंजन जितने हैं वो 27 हैं। अंतस्थ, जीभ तालु दांत और होंठ के निकट आने से, य जीभ कहाँ निकट आ रही? जीभ तालु, जीभ जो है तालु या दांत या होंठ के निकट पहुंचती है, तो उसमें ये केवल 4 शब्द आते हैं जिनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही सा, खट्टी सा, छोटा सा हा,
ये रगड़ या संघर्ष से जीभ जो है तालू में आपके रगड़ खाती है या दांतों की जड़ को छूती है। इन शब्दों के उच्चारण ये भी चार हैं, उसमें व्यंजन है। और आगत ये शब्द अपने मूल हिंदी के नहीं है, जा और फा ये अरबी फारसी या अंग्रेजी से कहीं से आया हुआ, तो ये आगत व्यंजन हुआ। और संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ स्रा, कल भी इसका जिक्र हमने किया था, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, ये भी चार है, छ त्र ज्ञ स्रा। छह बना होता है क हलंत खट्टी सा, त्र बना होता है तो हलंत रा, ज्ञ बना होता है ज हलंत प्लस ञ, स्रा बना होता है बड़ा सा और प्लस रा। ये दोनों संयुक्त होने की वजह से इसको संयुक्त। इन टोटल व्यंजनों की संख्या 41, 41 वर्ष नहीं होगा, 41 व्यंजन है। ठीक, अब यहां देखें पहले वाले में, स्पर्श वाले में, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये जो वर्ण के नाम हैं, का वर्ग क्रमशः कंठ, चा वर्ग तालव्य यानी तालु से, टा वर्ग मूर्धन्य, ये मूर्धन्य शब्द जैसे ट ठ ड ढ, देखिए मूर्धन्य शरीर मुंह के अंदर एकदम बीच में से ध्वनि आती है, मूर्धन्य ट ठ ड, करिए ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़। तो ये जो जीभ घूम रही है इसको मूर, घूम गई मूर्धन्य, मूर्धन्य। और जब दांत दांत से टकराएगी जीभ, जैसे थ सब देखिए दांत से बार बार टकरा रही है, त थ द ध न, ये है। और पा वर्ग होंठ, प देखिए दोनों होंठ सटे, फ होंठ सटा, ब भ म, इसमें होंठ सटे वो होंठ वाले से, पा वर्ग आया ओष्ठ से आता है। लेकिन इसी में दो शब्द पर ध्यान देना है, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये चार शब्द अंगा, अड़ा, न और मा नासिका के साथ साथ कंठ, तालु और मूर्धा दांत होंठ के साथ भी स्पर्श करते हैं। इसलिए इन चारों को यहाँ विवरण नहीं है, लेकिन यहाँ जो स्पर्श जो 27 व्यंजन हैं, उस स्पर्श व्यंजन में अंगा, इया, अड़ा, ना और मा नासिक के व्यंजन भी हैं। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में नासिका का भी प्रयोग होता है, नाक का न ध्यान दीजिए, इया इया इया, नाक आई ना, अंगा अंगा अंगा, नाक बार बार आ रही है, न मा तो आई रही है। तो इन्हें ये नासिक के व्यंजन कहते हैं। डा ढा का प्रयोग आरंभ में नहीं बल्कि मध्य में होता है। जैसे देखिए ये पढ़ना, ये पीड़ा, ये बढ़ा, ये सड़क, ये चढ़ाई, ये कीचड़, देख रहे हैं ढक्कन में ये ढा शुरू में है, तो ये बूढ़ा रहा। तो इसका ये व्यंजन के शब्द है। अंतस्थ में जो ये चार शब्द हैं यार अलावा, उसमें या और वा अर्ध स्वर है, यानी कभी कभी इनका प्रयोग स्वर के रूप में भी हो जाता है। इसलिए यही क्लियर कर दिया गया है कि कहीं भी शब्द वर्तनी का प्रयोग करेंगे या और वा, तो ध्यान में रहे वो सिर्फ व्यंजन नहीं, वो अर्ध स्वर का भी कार्य करते हैं। इनके उच्चारण में श्वास में रुकावट कम होती है, य व, ठीक है। और ये खट्टी सा जो है मूर्धन्य वर्ण किंतु उच्चारण सा की भांति होता है। ये जो खट्टी सा है ये मूर्धन्य वर्ण है किंतु उच्चारण बड़े सा की भांति होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे दोष, ध्यान दीजिए इसमें कोई स्पेशल शब्द सा के लिए, खट्टी सा के लिए नहीं कि प्रयोग किया था, दोष बड़े सा की तरह। विषम, और ये भी ध्यान रखना है कि ये खट्टी सा का प्रयोग हो कहाँ रहा है, परुष, संघर्ष, इसमें छोटा सा क्यों नहीं, बड़ा सा क्यों नहीं, खट्टी सा क्यों, इस पर चर्चा आगे। यहाँ अंग्रेजी के जो शब्द आते हैं जिनको आगत व्यंजन नाम दिया गया है, जैसे जरा, जोर, जेबरा, फौरन, रफू चक्कर या रफू, ठीक है, ये सब उर्दू फारसी के शब्द हैं। इन शब्दों के प्रयोग में आगत व्यंजन का प्रयोग होता है। वो दो शब्द हैं केवल। अगर कोई आपसे पूछे कि आगत व्यंजन बताइए तो जा और फा, अगर पूछे संयुक्त तो छ त्र ज्ञ स्रा, ठीक है। ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है ये ध्वनि के आधार पर कैसे है, इस पर ही टॉपिक मैं कल कंटिन्यू करूंगा। ये संक्षिप्त वीडियो होना चाहिए जिससे आप लोग जरूर देखें और इस सिलेबस के प्रासंगिकता के आधार पर अपनी गहराई को समझें कि कितना व्याकरण अभी तक समझे हैं। आपकी एज कुछ भी हो, डजंट मैटर, लेकिन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक नंबर 6 बर्तनी शुद्धि और टॉपिक नंबर 9 वाक्य शुद्धि के चक्कर में संपूर्ण सिलेबस के लिए, उच्चतम बर्तनी शुद्धि के लिए आपका इस तरीके से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं
चाहे वो जैसे हों, हिंदी मीडियम के हों, इंग्लिश मीडियम के हों, वो हमको संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा यहाँ क्लियर लिखा हुआ है 7705090393। ठीक है, आप स्क्रीन शॉट लेकर के इसके पूरे टॉपिक को सेव करके पेपर लेकर के जुट जाइए, और जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे आगे बढ़िए। आपको एक दिन ऐसा आएगा कि चंद वीडियो के अंदर हिंदी की परिपक्व समझ आ जाएगी। ठीक है, सत्यमेव जयते।